वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 41 है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज फर्दर इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। जी, एक इम्पोर्टेंट हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसको हम ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप का जो इंटीग्रल है, 0 रेज टू पावर इंफिनिटी की रेंज है और e रेज टू पावर -ax इसका इंटीग्रैंड है। तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है इज कन्वर्जेंट एंड इक्वल टू 1/a if a greater than 0 and divergent if a less or equal to 0। मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल जो है इसमें ये जो a वाला नंबर लिखा हुआ है ना, नेगेटिव के बाद a लिखा हुआ है, अगर ये 2 है तो अब यहाँ पर बेसिकली a की कीमत 2 है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें कह रहा है कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो 1/2 आ जाएगी। 1/a लिखा हुआ है और ये कन्वर्जेंट है। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस इंटीग्रल में a की वैल्यू आ जाती ना -3, तो अब आप इसको राइट कर सकते हैं जी 0 इंफिनिटी और e⁻³ dx। अब इस केस में a की वैल्यू जो है वो इक्वल टू -3 है जो कि नेगेटिव है। तो ये वाला इंटीग्रल जो होगा वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगा। तो सिंपल इसको इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सिंपल इसका प्रूफ है। तरीकेकार मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया हुआ है कि जो लिमिट होती है उसको आप किसी वेरिएबल से डिनोट कर दें, लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और 0 और इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दें लैम्डा के साथ e⁻−ax और dx। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज होता है, तो e⁻−ax आ जाएगा और जो इसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव जो होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते होते हैं। तो ये तरीकेकार हमने यहाँ पर यूज कर लिया और 0 टू लैम्डा हमने राइट किया इसको। ये जो -a है बटे के नीचे लिखा हुआ ये तो कांस्टेंट है, इसको हम आउटसाइड ले लेते हैं और ये लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो -a लैम्डा आ जाएगा, लोअर पुट करेंगे तो e⁻0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो मजीद अगर आप इसको थोड़ा सा यू राइट कर लें, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/e⁻a लैम्डा लिख लें। ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि आपको याद होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जब आप इन्फिनिटी पर लिमिट लेते थे तो अगर लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी होती थी तो उस एक्सपोनेंट की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट होता है पावर होती है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो इसी वजह से इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 लैम्डा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये -1/a और ये अब आपके पास बन जाएगा 0 और -1। अच्छा याद रखें ये a को पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने a को कहा था कि a इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर a खुद नेगेटिव होता तो फिर तो आप ये लिमिट जो लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपने अप्लाई किया ये तो अप्लाई नहीं कर सकते थे ना। ये तो जब हमें श्योर हुआ कि इसकी लिमिट पॉजिटिव होगी तब आपने ये लिमिट अप्लाई कर दी है। तो 1/a आ गया जी आपके पास। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि a जो है इसी केस के अंदर अगर a को नेगेटिव मान करके चलते तो a<0 की सूरत में ये जो सेकंड स्टेप है आपका, यहीं पर आप लिमिट को अप्लाई कर सकते थे -1/a और लिमिट अप्लाई होकर इसको इन्फिनिटी बना देती। तो उस सूरत में ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाता जब a <0 है, ठीक है ना।
तो तीसरा केस आपके पास ए ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट हो गया, ए लेस देन 0 के लिए डाइवर्जेंट हो गया। तीसरा केस है अगर हम ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो उस केस में ये आपके पास 0 टू लेमडा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये dx है, और लिमिट हम यहाँ पर राइट करेंगे लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये आपके पास 1 की जो इंटीग्रेशन है वो x आ जाएगी, तो x, और यहाँ पर 0 टू लेमडा ये इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी और लेमडा -0। तो अब ये भी, इसका आंसर भी इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0 के केस में भी ये डाइवर्जेंट होगा। तो नतीजा हमने ये अखज किया कि a अगर नेगेटिव हो तो उस सूरत में भी, और a अगर इक्वल टू 0 हो, इन दोनों केसेस में ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। और अगर a पॉजिटिव होगा तो उस सूरत में ये कन्वर्जेंट होगा। जाहिर बात है जब ये कन्वर्जेंट होगा तो इस इंटीग्रल का कोई ना कोई आंसर होगा, तो इसका आंसर है 1/a। तो इसलिए a की वैल्यू मालूम करना सबसे जरूरी है। तो ये मैंने इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया जी। अगर a पॉजिटिव है तो ये कन्वर्ज करेगा 1/a को, और अगर a लेस और इक्वल टू 0 है तो ये कन्वर्ज करेगा पॉजिटिव इंफिनिटी को। अच्छा, ये जनरल केस था। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ सकता है a की वैल्यू को लेकर के, जैसे ये 0 रेज टू पर ई रेज टू पर -x आ गए। अब यहाँ पर अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो इस केस में a की वैल्यू जो है वो 1 है, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज करेगा। और इसका रिजल्ट निकालने के लिए 1/a लिखेंगे। a आपके पास 1 है, तो इस सूरत में इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये बटे के नीचे इसको लिख दिए, तो इसको अगर आप ऊपर बटे के ले आए ताकि ये नेगेटिव इसके साथ आ जाए, तो आप उसको लिख सकते हैं -x/3। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जो a की वैल्यू है वो 1/3 है, जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और उसका आंसर निकालने के लिए ये इक्वल होगा 1/a के, और a यहाँ पर 1/3 है, तो वो रिवर्स होकर 3 बन जाएगा। तो 3 को ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर e⁻²x लिखा हुआ है, पॉजिटिव 2 है, तो इसको अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो साथ में माइनस होना जरूरी है। तो आप इसको यूं राइट कर सकते हैं माइनस और फिर -2 और x। इसका मतलब है कि ये a की वैल्यू यहाँ पर -2 बन जाएगी, जो कि लेस देन 0 है। अब आप देखें, ऊपर वाले ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए इनमें से किसी इंटीग्रल को हमने सॉल्व नहीं किया। विदाउट सॉल्विंग ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करके हम इनको इनके जवाब निकाल रहे हैं। तो अब ये चूंकि a नेगेटिव था इसलिए ये डाइवर्जेंट होगा, इसका आंसर निकलेगा ही नहीं। अच्छा, ये तो था अगर लिमिट 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी हो। अगर -∞ टू 0 हो जाए तो उस केस में फिर क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों के अंदर फर्क देखें। अगर यहाँ पर bx आ जाता है, अब यहाँ पर ऊपर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव साथ नहीं लिखा हुआ, तो इस सूरत में इसका रिजल्ट सेम रिजल्ट होगा कि अगर तो b पॉजिटिव है, क्योंकि इंफिनिटी नेगेटिव हो चुकी है ना, b पॉजिटिव है तो 1/b को ये कन्वर्ज कर जाएगा। और अगर b नेगेटिव या जीरो है तो उस सूरत में ये डाइवर्ज कर जाएगा। जी, इसकी भी एग्जांपल्स देखें। जैसे यहाँ पर e⁻² पॉजिटिव x है, तो यहाँ पर आप इसको उसके साथ कंपेयर करें तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है और पॉजिटिव है, इसलिए ये कन्वर्ज कर जाएगा, 1 को ये कन्वर्ज करेगा। e⁻²x है, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है और 2 ग्रेटर देन 0 है,
तो इसलिए ये 1/2 को कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव एक्स आ गया, अब यहाँ पर जो बी है उसकी जो कीमत है वो -1 है और ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इस सूरत में ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो दो बातें आपने यहां से देख ली होंगी। पहली तो ये है कि अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और अगर ये वाली आपके पास लिमिट है -∞, तो यहां पर एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। तो ये दो बातें आप माइंड में रखेंगे। ये था ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। नेक्स्ट आपके पास है पी इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। इसकी मदद से हम काफी सारी एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड काइंड का भी होगा, थर्ड काइंड का भी होगा। यहां पर हम देख रहे हैं पी इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जी, ये जो पी इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है और अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो इसकी लिमिट इंटीग्रेशन इसकी 1/p-1 निकलेगी। कब निकलेगी? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। एक्सपोनेंशियल जो आपका था ना इंटीग्रल, उसमें कंडीशन थी ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है और ये डाइवर्जेंट होगा जब p लेस आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसको भी आप सिंपली अगर इवेलुएट करना चाहते हैं तो सिंपल बात, अगर p इज इक्वल टू 1 के लिए आप इसको देखिए, अगर p आप 1 सपोज कर लेते हैं तो उस सूरत में इंटीग्रल बन जाएगा 1 टू इंफिनिटी और ये 1/x और dx आ जाएगा। तो लिमिट की सूरत में इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी, लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा यहाँ पे 1 और लेमडा यहाँ पे आ गया और 1 और x। अब 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग होती है, तो इसको आप लिख लेंगे नेचुरल लॉग x फ्रॉम 1 टू लेमडा। लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन की तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग लेमडा माइनस नेचुरल लॉग 1। नेचुरल लॉग 1 जो होता है ये तो 0 बन जाता है और नेचुरल लॉग लेमडा में जब ये लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू 1 की सूरत में ये डाइवर्जेंट है। p इज इक्वल टू 1 की सूरत में ये डाइवर्जेंट आ गया। अब हम p ग्रेटर देन 1 के लिए भी देख लेते हैं और p लेस देन 1 के लिए भी देख लेते हैं। चलो, अच्छा अब हम इसको देखते हैं जी। मतलब p जब 1 ना हो तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? लिमिट्स बना लेते हैं जी। लेमडा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और 1 टू लेमडा बन जाता है और इंटीग्रैंड आपके पास है x रेज टू पर p और dx। यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको पावर को अगर ऊपर ले जाते हैं इस रकम को तो इसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी और इसी से हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस पी और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 और लेमडा। 1/1 माइनस पी स्टार्ट में आ जाएगा और लिमिट्स लेमडा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा और इस पे आप अप्लाई कर दे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लेमडा रेज टू पावर 1 माइनस पी और -1 पुट करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट जो है ना ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये वाली जो सारी रकम है अगर तो इसकी पावर नेगेटिव बन जाए, अगर तो इसकी पावर नेगेटिव बन जाए तो ये हमने एक रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ है
कि अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू पर a, तो ये जीरो बन जाता है अगर a नेगेटिव हो, और ये इक्वल टू इन्फिनिटी बन जाता है अगर a पॉजिटिव हो। मतलब a नेगेटिव होगा तो वो बटे के नीचे आ जाएगा और 1/इन्फिनिटी जो है जीरो हो जाएगा। तो अब यहां से हमें दो रिजल्ट्स मिले हैं जी। पहला रिजल्ट आपको ये मिल गया 1 - p। एक रिजल्ट हमें ये मिला कि अगर 1 - p पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी कब बने? जब 1 - p जो है ये पॉजिटिव हो, और इसका जवाब आएगा जीरो। मतलब इधर ये चीज जीरो को अप्रोच कर जाएगी, और ये जो -1 है ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसको पॉजिटिव p को पॉजिटिव बना देगा और 1 को नेगेटिव बना देगा। ये हमने रिजल्ट तब यूज किया जब 1 - p पावर जो है वो नेगेटिव हो। सॉरी, अच्छा इसको मैंने वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आप यहाँ पर साथ ना लिखें, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा जी। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इन्फिनिटी कब आ रहा है, ये p इस तरफ जाके पॉजिटिव होगा तो इसको लिख सकते हैं p <1। और अब यहाँ पर 1/p - 1 लिखेंगे जब p <1। लो जी, खुद ब खुद ही दोनों केस प्रूफ हो गए कि अगर p <1 होगा तो डाइवर्जेंट है, और अगर p <1 होगा तो कन्वर्जेंट है। और इसकी वैल्यू भी p की मदद से आप निकालेंगे 1/p - 1। लो जी, ये आपके पास प्रूफ हो गया कि p इंटीग्रल जब p की वैल्यू 1 या 1 से स्मॉलर होगी तो डाइवर्जेंट होगा, और जब 1 से ग्रेटर होगी तो कन्वर्जेंट होगा। ये इसका जनरल रिजल्ट आ गया। अब हम इसको यूज करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये 1/x आ गया, अब यहाँ पर p जो है ये 1 है, तो जब p 1 है तो हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट है। सिमिलरली x 1/x⁻³ है, तो अब p की वैल्यू 3/2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 की सूरत में ये कन्वर्जेंट होता है। वैल्यू कैसे निकलेगी? p-1 के फार्मूले से। तो p की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली 3/2 है, -1 है, इसको माइनस करके 1/2 लिखेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। तो इस इंटीग्रल का आंसर आपके पास 2 आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पर पावर आ गई जी -1/2 जो कि लेस देन 1 है, तो ये आपके पास डाइवर्जेंट, सॉरी इसको पहले ना बटे के नीचे लाकर लिखेंगे ताकि हम इसको उस फॉर्म में लिख सकें। 1/x⁻1/2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर p की वैल्यू 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तो इस सूरत में चूंकि ये लेस देन 1 होगी, इस सूरत में भी ये डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो 1/x की समथिंग पावर की सूरत में आ जाए इंटीग्रल, उसको आप इन रिजल्ट्स को यूज करके इवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ टेस्ट हम पढ़ेंगे, जैसे सीरीज के लिए हमने टेस्ट पढ़े थे। इसमें फर्स्ट टेस्ट हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। लेट कर लेते हैं f and g are two functions such that f of x less or equal to g of x for all x belonging to this interval। मतलब इस इंटरवल में से आप जो भी x की वैल्यू पिक करेंगे उसके लिए g of x की जो वैल्यू आपको उस x के ऊपर मिलेगी वो f of x से ग्रेटर या बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसमें से जो बड़े वाला फंक्शन है g ऑफ x, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो स्मॉलर फंक्शन खुद ब खुद कन्वर्जेंट बन जाएगा। सिमिलरली अगर स्मॉलर फंक्शन डाइवर्जेंट होगा तो बड़े वाला फंक्शन जो है वो भी डाइवर्जेंट होगा। मतलब ऐसे आप नहीं कह सकते कि अगर बड़े वाला फंक्शन डाइवर्जेंट है तो छोटा फंक्शन डाइवर्जेंट होगा, ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पे। मतलब जो स्टेटमेंट आपको बताई हुई है इसको एज इट इज यूज करना है आपने। या फिर जैसे g ऑफ x, अगर आपके पास जो g ऑफ x बड़े वाला फंक्शन है, अगर वो डाइवर्जेंट हो जाए तो बस हो जाए,
उससे हम कोई नतीजा नहीं अखज़ कर सकेंगे। इसी तरह जो स्मॉलर फंक्शन है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो हो जाए, उससे आप जी ऑफ एक्स की कन्वर्जेंसी नहीं बता सकते। उसके लिए इस ऑर्डर को यूज करना जरूरी है जिस ऑर्डर में ये स्टेट किया गया है कि बड़े वाला फंक्शन अगर कन्वर्जेंट हो तो छोटे के बारे की कन्वर्जेंसी के बारे में आप बता सकते हैं, और छोटे की अगर डाइवर्जेंसी का आपको पता है कि बड़े की डाइवर्जेंसी के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड दी हुई हैं, जैसे ये इंटीग्रल है आपके पास ई एक्स, मतलब अच्छा एक बात और भी जहन में रखें, कंपैरिजन टेस्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें एक इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी का पता होगा, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पहले जो पी इंटीग्रल है और ज्योमेट्रिकल इंटीग्रल है उन दोनों को हमने बना लिया हुआ है और उनकी कन्वर्जेंसी का हमें पता चल चुका है। तो अब हम कंपैरिजन के जरिए से एक इंटीग्रल ऐसा लेंगे जिसकी हमें कन्वर्जेंसी का पता होगा, ठीक है, फिर आप दूसरे के बारे में बता लेंगे या उसकी डाइवर्जेंसी का पता हो। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें नीचे फंक्शन दिया हुआ है ई एक्स प्लस वन। अब ई एक्स जो फंक्शन है ये इटसेल्फ तो इक्वल होगा, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में वन ऐड कर देते हैं तो फिर ये ई एक्स से ग्रेटर हो गया, और ये इनइक्वालिटी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होल्ड करेगी। अगर हम इस इनइक्वालिटी को रिवर्स करते हैं तो इस इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो लेस था वो ग्रेटर बन जाएगा। तो वन ओवर ई एक्स प्लस वन लेस देन वन ओवर ई एक्स आ जाएगा। तो अब हमें ये पता है कि वन ओवर ई एक्स इज कन्वर्जेंट। ये कैसे कन्वर्जेंट है? बेसिकली हम इसको यूं राइट कर सकते हैं ई माइनस एक्स, और ये जीरो टू इंफिनिटी वाला एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल है। अब यहाँ पर a की जो कीमत है वो 1 है, और हमने पढ़ा था कि जब a 1 होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस सूरत में ये कन्वर्जेंट होगा। तो अब ये 1 ओवर ई एक्स हमें कन्वर्जेंट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। तो इसका मतलब है जब बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट हो तो छोटा फंक्शन लाजमी तौर पे कन्वर्जेंट होता है। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट दिस इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। सिमिलरली अब नेचुरल लॉग एक्स है, तो इसके लिए अब आपने कोई ऐसा फंक्शन तलाश करना है जिसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी का आपको पता हो। तो ये हमने एक्स नेचुरल लॉग एक्स जो है, एक्स खुद तो एक्स के बराबर होगा, लेकिन जब नेचुरल लॉग एक्स लेंगे तो वो एक्स से स्मॉलर हो जाएगा इन तमाम वैल्यूज के लिए। तो इस सूरत में जब आप इसको रिवर्स करते हैं तो वन ओवर एक्स जो है ये स्मॉलर देन वन ओवर नेचुरल लॉग एक्स है। अब ये p इंटीग्रल को यूज करके वन ओवर एक्स का जो इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट है। तो स्मॉलर जब डाइवर्जेंट हो तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ग्रेटर भी डाइवर्जेंट हो जाता है। सिमिलरली ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें भी हम एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें एक नॉन फंक्शन आ गया वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी x की वैल्यू जो है वो p की वैल्यू जो है वो 2 बन जाती है, p कह लें या a कह लें, a की वैल्यू यहाँ पर 2 बन जाती है। सॉरी ये p टेस्ट है, p इंटीग्रल है, तो p यहाँ पर हम इसको कहेंगे p इज इक्वल टू 2। तो इसीलिए ये भी आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सपोज करते हैं जी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं, मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं गिवन इंटीग्रल के ऊपर और गिवन इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर आप एफ ऑफ एक्स और जी ओवर एक्स ये लिमिट फाइंड करते हैं और ये लिमिट एल के बराबर आ जाती है, तो एल अगर 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर भी ना हो, और यहाँ पर आप लिखें इन्फिनिटी के बराबर भी ना हो, ये भी साथ में ऐड करना चाहिए कि एल की कीमत 0 भी ना हो इन्फिनिटी भी ना हो, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, नॉन जीरो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ जाए, देन बोथ इंटीग्रल्स एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखना चाहिए था बिहेव अलाइक, इनका बिहेवियर सेम होगा।
अगर ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, नीचे वाले का भी कन्वर्जेंट होगा, या नीचे वाला कन्वर्जेंट है तो ऊपर वाला, दोनों में से कोई एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा कन्वर्जेंट होगा, दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट है तो दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अगर एल की कीमत जीरो आ जाती है, वो जो लिमिट आप फाइंड करते हैं वो जीरो आ जाती है, तो फिर आपको नीचे वाले फंक्शन की अगर कन्वर्जेंसी का पता होगा तो फिर ऊपर वाला डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होगा। और इसी तरह अगर लिमिट इंफिनिटी आ जाए और इसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये हो कि नीचे वाला डाइवर्जेंट हो, तो फिर ऊपर वाला भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। अब इसमें सेम बिहेवियर नहीं है। जीरो पर नीचे वाला कन्वर्जेंट हो, सपोज लिमिट जीरो आ गई और नीचे वाला डाइवर्जेंट है, तो फिर हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये टेस्ट वहां पर हम यूज ही नहीं कर सकते। इस तरह लिमिट इंफिनिटी आ गई और नीचे वाला फंक्शन कन्वर्जेंट है, तो फिर हम कुछ भी नहीं एफ ऑफ एक्स के बारे में बता सकते कि उसका इंटीग्रल। तो एज इट इज, जैसे ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, एज इट इज ही हम इसको यूज कर सकते हैं, इससे हम कोई और अपना रिजल्ट डिड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, जीरो टू इंफिनिटी एक इंटीग्रल दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है जी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डाइवर्जेंट है। तो इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए। उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रैंड वाला फंक्शन है वो आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स, और अपनी तरफ से एक और फंक्शन सपोज कर लिया 1/x। अच्छा, इसमें ये जो सेकंड फंक्शन है, जैसे सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था ना फंक्शन चूज करने का तरीका, तो यहाँ पर भी आप उसको मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, फंक्शन चूज करने का एक तरीका है कि ऊपर जो एक्स वाली रकम जो जिसमें सबसे बड़ी पावर हो वो यूज करें, और नीचे जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है उसको इस्तेमाल करें। तो ये आई थिंक बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, तो 1/x। तो इस तरीके से ये सेकंड फंक्शन आपने जी ऑफ एक्स चूज कर लिया हुआ है। तो जब आप ये लिमिट इवेलुएट करते हैं तो ये लिमिट आपके पास 1 आ जाती है। अब ये लिमिट जो है ये जीरो भी नहीं है, ये इन्फिनिटी भी नहीं है, ये एक फाइनाइट नंबर आ गया है। तो इसका मतलब है दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। बट हमें ये पता है कि जो 1/x है ये p इंटीग्रल है विद p इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1 के लिए ये डाइवर्जेंट होता है, इसलिए बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन इंटीग्रल इज आल्सो डाइवर्जेंट। इसी तरह एक और वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1/1 + x²। ये भी डाइवर्जेंट, आई थिंक ये गलती से लिखा गया होगा, तो चेक कर लेते हैं हम इसको। इसमें हमने सपोज कर लिया जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 1 + x², और जी ऑफ एक्स हमने यहाँ पर ये फंक्शन कंसिडर कर लिया है। अब आप कहेंगे वो पीछे वाला रूल क्यों नहीं यूज किया, वो आप तब यूज करते हैं जब आप ऊपर भी एक्स वाली रकम हो, नीचे भी एक्स की पावर वाली रकमें हो, तब आप उस तरह से वो फंक्शन जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ये सेकंड फंक्शन तलाश करना ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस का काम है, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि सेकंड फंक्शन हम कैसे चूज करते हैं। बाकी ये लिमिट इवेलुएट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, लिमिट अप्लाई की तो ये लिमिट π/2 आ गई, जो कि एक फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट है आपके पास। तो इसका मतलब है बोथ जो है वो उनका बिहेवियर सेम होगा। तो ये 1/x² + 1 जो है ये लिमिट कंपैरिजन, वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से आप प्रूव कर लें, क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रल था x² ये आपके पास कन्वर्जेंट था। तो इसमें कोई चीज आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो कन्वर्जेंसी ही उसकी बाकी रहेगी। सो द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये हमने दो रिजल्ट्स पढ़े हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। कल हम फर्दर इससे रिलेटेड कुछ और टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे।